Okay, now today I'm going to start the second unit of this पेपर. ओके, सेकेंड यूनिट में क्या है आपका? फर्स्ट है प्लानिंग ऑफ ऑडिट. प्लानिंग ऑफ ऑडिट के लिए क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा. तो हम यहाँ आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऑडिटर की क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, उसका कैसे अपॉइंटमेंट होगा, एक ऑडिटर के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी एंड क्या लायबिलिटीज़ होंगी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स. सो लेट्स फर्स्ट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर. मीन्स एक ऑडिटर जो है उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या फ़ीचर्स होनी चाहिए. सो ऑडिटर मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़ और फीचर्स. व्हाट इज़ फर्स्ट? ओनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंट एज एन ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड कंपनी. एक ऑडिटर को क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन? CA होना चाहिए, तभी वो बन सकता है ऑडिटर. तो ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन है. फर्स्ट क्या है उसकी फीचर है यू कैन से, और क्वालिटी है कि ऑडिटर मस्ट बी एन CA. Then second, auditor must have thorough knowledge of principle and practice of all the aspects of accountancy. He must be familiar with all the systems of accounts in use. Okay, एक ऑडिटर को क्या है, अकाउंटेंट की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन एक अकाउंटेंट के लिए ऑडिटर के सारे रूल्स प्रिंसिपल की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है. क्योंकि एक ऑडिटर जो है वो क्या चेक करता है, अकाउंटिंग के वर्क को ही तो चेक करता है. इसलिए उसे अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल्स, सारे स्टैंडर्ड्स, सारे रूल्स और सिस्टम जो है आपके डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, उन सब की नॉलेज होनी चाहिए. फाइन. सो सेकेंड ये फीचर है आपका. देन थर्ड, ही शुड हैव एजुकेट नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. और उसे एक बिज़नेस की क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसी है, क्या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है, कैसे बिज़नेस का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे वो वर्क करता है एक बिज़नेस. ओके, क्या उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए एंड ऑल, इस सब के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. Then he must have thorough knowledge of audit case law as per the various case decided by the court in outside the India. Okay, audit से related जो भी cases हुए हैं इंडिया में या फिर आउटसाइड दी इंडिया, और जो भी लॉज हैं ऑडिट से रिलेटेड, उन सब के बारे में भी उसे नॉलेज होनी चाहिए. एक ऑडिटर को एटलीस्ट अपने वर्क के बारे में तो वेल नॉलेजेबल होना ही चाहिए. इसलिए चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो, आउटसाइड इंडिया से रिलेटेड हो, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज उसे होनी चाहिए ऑडिट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उन सब के बारे में. And he should be able to understand the technical details of business whose account he is going to audit. और जिस भी बिज़नेस का वो ऑडिट करने जा रहा है अकाउंट्स के, उस बिज़नेस की हर एक उसके नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कैसे वो अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और इन सब के बारे में भी फेमिलियर होना चाहिए उस बिज़नेस के बारे में. तो वो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज होना ज़रूरी है. The next, an auditor must be honest. He must certify that he does not believe to be true, and he must take reasonable care and skill before he believes that he certifies true. Okay, auditor जो है उसको honestly अपना वर्क करना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, किसी के फेवर में नहीं करना चाहिए कभी भी. ओके, और जो भी गिवन है फैक्ट आपके अकाउंट्स में, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, उनको ही प्रॉपर तरीके से विद रीजनेबल केयर और स्किल उनको चेक करना चाहिए कि वो सही में ट्रू है या नहीं है. ठीक है, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए ऑडिटर में आपका. देन नेक्स्ट है सेवेंथ, ही मस्ट एक्ट impartially and not influenced by other directly or indirectly by discharging his duty. उसे किसी भी पार्टी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से फेवर नहीं करना चाहिए. ओके, इम्पार्शियल मतलब बायसनेस नहीं करना चाहिए. ओके, ये ना हो कि बिजनेस ने जो ऑनर है उसने उसको कुछ पैसा दे दिया, मैनेजमेंट ने उसको कुछ पैसा दे दिया, इसलिए वो उसके फेवर में काम करने लगा. नो, ऐसे नहीं होना चाहिए. उसे इंडिपेंडेंट होकर करना चाहिए अपनी जॉब. ये भी क्वालिटी है उसकी. द नेक्स्ट है, ही शुड बी हार्ड वर्किंग, सिस्टमैटिक एंड मेथोडोलॉजिकल. ऑफकोर्स हार्ड वर्किंग होना चाहिए क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स को चेक करना होता है, बोर नहीं होना चाहिए. सिस्टमैटिक तरीके से करे अपने जॉब को. मेथोडोलॉजिकल, हर एक मेथड के बारे में अकाउंटिंग के, ओके, ऑडिटिंग के, उन सब की भी नॉलेज होनी चाहिए. ही मस्ट हैव कैपेसिटी टू हियर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ दी अदर्स. ओके, एक ऑडिटर जब भी किसी कंपनी में जाता है ना ऑडिट करने के लिए, तो ऑफकोर्स यही होता है कि जो कॉपरेट नहीं करते हैं लोग कंपनी के. क्यों? क्योंकि वो लोग उसको अपना एनिमी समझते हैं कि ये हमारी जो है मिस्टेक्स फाइंड करेगा. अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, अगर वो कुछ भी अकाउंट मांगता है या कोई भी डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है ना, तो उसको इतने ईजिली नहीं दिखाते हैं. ओके, आर्ग्यूमेंट करते हैं. तो उसमें पेशेंस होना चाहिए लोगों की बातों को सुनने का. ठीक है.
एंड देन 10 है ही शुड हैव एजुकेट स्किल एंड करेज टू राइट ऑडिट रिपोर्ट करेक्टली, क्लियरली एंड कंसाइसली। ऑफ कोर्स ऑडिट करने के बाद उसको एक ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है, तो उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसमें इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो एक अच्छी रिपोर्ट बना सके, क्लियरली हो, जो उसमें ज़्यादा कटिंग ना हो, और कंसाइसली हो, मतलब इन ब्रीफ में, मतलब कम शब्दों में वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर सके। तो एक ऑडिट रिपोर्ट बनाना भी एक क्या है, स्किल है, एक टैलेंट है, एक आर्ट है। देन नेक्स्ट, ही शुड नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट ऑफ हिज क्लाइंट। सही बात है, एक ऑडिटर को बिजनेस की पता है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे सीक्रेट्स बताने होते हैं ऑडिटिंग के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको लीक कर दे, किसी और को बता दे, उसके कॉम्पिटिटर को बता दे। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ एन ऑडिटर। नाउ द नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर जो है उसका कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कंपनी में या बिजनेस में। जैसे बिजनेस हमने डिस्कस किए थे, मैनी टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो उन हर एक बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का, वही हम देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, जहाँ पर एक सिंगल ऑनर बिजनेस जो होता है ना, उसमें तो सिंगल ऑनर बिजनेस में क्या है, एक सिंगल पर्सन होता है, वही मैनेज करता है, वही रन करता है बिजनेस को। तो ऑडिटर को भी कौन अपॉइंट करेगा, वही पर्सन अपॉइंट करेगा। ऑडिटर की क्या ड्यूटी होंगी, क्या रेम्युनरेशन होंगी, क्या उसका एरिया ऑफ जो है ऑडिटिंग होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, ऑफकोर्स सोल ट्रेडर ही डिसाइड करेगा। तो ये है आपका। Let's see, the appointment of auditor in case of sole trader is done by the owner of the business. In case of sole trader, the auditor generally act as an accountant who also prepare accounts. Besides checking their accuracy, as he is appointed by an individual, he must get clear instruction from his client in writing as to what he is expected to do. His work and its scope will depend upon the agreement with his client, since appointment of an auditor is not under by statute. Statute मतलब law, statute. Therefore, the right and the duties will depend upon the agreement. मतलब कि जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी राइट्स हैं, जो भी रेम्युनरेशन होगा एक ऑडिटर का, वो सब उस पर डिपेंड करेगा, जो भी एग्रीमेंट हुआ है सोल ट्रेडर और आपके ऑडिटर के बीच में। और यहाँ पर जो है अकाउंटेंट ही जनरली ऑडिटर का जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करता है इन केस ऑफ प्रोप्राइटर बिजनेस। देन सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस होता है आपका पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में कैसे अपॉइंट होता है ऑडिटर का, विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ओके, सारे पार्टनर्स की कंसेंट के बाद ही तो वही उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी डिसाइड कर सकते हैं। देन इन केस ऑफ कंपनी, ओके, इन केस ऑफ कंपनी, वो भी प्राइवेट कंपनी के केस में, ठीक है। पब्लिक कंपनी के केस में तो आपका जो कंट्रोलर होता है ना, कंट्रोलर जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया, वही करता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में डिफरेंट सिचुएशंस है। सो लेट्स सी क्या है। Provisions regarding appointment of an auditor are contained in section 139 of the Companies Act 2013। एक प्राइवेट कंपनी के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर जो है, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं ना, प्रोविजंस है, वो कहाँ पर गिवन है, किस सेक्शन में, 139 में, कंपनीज एक्ट 2013 के। तो इसमें ही हम पढ़ने वाले हैं कि इस 139 के सब सेक्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय मेंबर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में लिखा है कि मेंबर कर सकते हैं। ओके, मेंबर कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, अ कंपनी शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एंड ईच सब्सिक्वेंट 6th एनुअल जनरल मीटिंग। क्या है, मेंबर कर सकते हैं। कब करते हैं फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंट, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के एंड में। ओके, और उसका जो वर्क है वो कब तक रहेगा, नेक्स्ट 6th एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि 5 ईयर तक होता है ना एक ऑडिटर का टेन्योर, मतलब उसका टाइम पीरियड जो है, तो वो आगे नेक्स्ट 6 तक भी उसको ही अपॉइंट किया जा सकता है। सेकेंड, सच ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। उसका कब तक रहेगा टाइम पीरियड, मतलब ऑफिस जो टाइम है वो आपका 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक, क्योंकि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के एंड में अपॉइंट हुआ है, तो ऑफकोर्स 6th एनुअल जनरल मीटिंग के एंड में ही तो उसका टाइम पीरियड जो है वो ओवर होगा ना, इसलिए। सच अपॉइंटमेंट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द मेंबर एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग फॉर रेटिफिकेशन। ओके, और सच अपॉइंटमेंट शैल बी प्लेस बिफोर द मेंबर एट ईच एनुअल मीटिंग फॉर द रेटिफिकेशन। और क्या है, अगर जो उसका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग से पहले, अगर उसको रेटिफाई करना चाहते हैं उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है अपॉइंटमेंट का, तो उसको वो भी कर सकते हैं। देन ए सेकेंड, पीरियड फॉर विच द अपॉइंटमेंट इज़ मेड। ये से रिलेटेड जो रूल्स है वो गिवन है आपके सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 में। ओके, कितने टाइम के लिए मतलब एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, मैंने बताया जैसे कि एक टर्म के लिए होता है, एक टर्म में कितने आपके 5 ईयर होते हैं, तो उतने टाइम के लिए।
सो फर्स्ट है एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म नो मोर देन 5 ईयर्स, ओके, 1 टर्म। एक इंडिविजुअल जो है 5 ईयर से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता है। बट अगर फर्म अपॉइंट किया है कंपनी ने, एन ऑडिट फर्म कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ कंसेक्यूटिव फ्रॉम नॉट मोर देन 2 टर्म्स, ओके। 2 टर्म्स का मतलब क्या हो गया, 10 ईयर्स के लिए, क्योंकि फर्म है इसलिए। An individual or a firm which has completed its term shall not be eligible for reappointment as an auditor in same company for the 5 year from the completion of term। या तो या इंडिविजुअल या फर्म जो भी अपॉइंटेड था, अगर उसका एक टर्म मतलब 5 ईयर पूरे हो गए हैं तो फिर अगेन दोबारा वो रिपॉइंट नहीं हो सकता है, ओके। उसको गैप देना होगा एक टर्म का एटलीस्ट, उसके बाद कर सकता है, लेकिन कंटिन्यू नेक्स्ट कंटिन्यू रीअपॉइंटमेंट्स नहीं हो सकता है एक टर्म के बाद, ओके। देन है आपके प्रोविजंस रिलेटेड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, ओके। इससे रिलेटेड जो भी रूल्स है वो गिवन है आपके सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में। जो गवर्नमेंट कंपनी का है उसको कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर, कैग। CAG is the Comptroller and Auditor General of India shall in respect of financial year appoint an auditor duly qualified within 180 days from the commencement of financial year who shall hold the office till conclusion of the annual general meeting, okay। उसके फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से 180 डेज़ के होने के बाद 180 डेज़ के अंदर जो है उसे अपॉइंट कर लेना है एक ऑडिटर को। किसको अपॉइंट कर लेना है, कैग करेगा। कैग मतलब कंट्रोलर जो होता है, कंट्रोलर नहीं कंट्रोलर, ओके। उसको अपॉइंट कर लेना ज़रूरी है। देन है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओके। प्राइवेट कंपनी के केस में, ओके। फर्स्ट ऑडिटर से रिलेटेड जो है कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो रूल्स है कहाँ पर गिवन है आपके सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 में। क्या बोला है इसमें, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन द 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जो भी प्राइवेट कंपनी है उनका फर्स्ट ऑडिटर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। कितने टाइम में करता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के 30 डेज़ के अंदर अंदर कर लेना होता है उसे। लेकिन अगर इफ़ द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर ऑफ द कंपनी हु शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 90 डेज एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हु शैल बी होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने में, तो फिर वो ये बात किसको देगा, इन्फॉर्मेशन मेंबर को। तो फिर मेंबर अपॉइंट करते हैं। इसका मतलब है ऑडिटर कितने दिनों में, विद इन द 90 डेज़, ओके। विद इन द 90 डेज़ मतलब कब से, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से, क्योंकि वो क्या है एक इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे और उसमें जो भी मीटिंग होगी उसमें के थ्रू अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। और जो ऑडिटर है उसका कब तक टाइम पीरियड रहेगा, जब तक एनुअल ईयर जो है एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती तब तक के लिए, ओके। देन है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑडिटर का फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। इससे रिलेटेड जो रूल्स है गिवन है आपके सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 में। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो फर्स्ट ऑडिटर है वो कौन अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट करता है आपका कंट्रोलर। The first auditor of the government company shall be appointed by comptroller and auditor general within the 60 days of registration of the company, ओके। प्राइवेट कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है 30 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन की डेट से, और गवर्नमेंट कंपनी के केस में कंट्रोलर करता है विद इन द 60 डेज़ ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर लेकिन इन केस ऑफ इट्स फेलियर टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। अगर जो है आपका कैग जो है कंट्रोलर फेल हो जाता है अपॉइंट करने में, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को राइट मिल जाएगा। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अगले 30 दिनों में, ओके, अगले 30 दिन और मिल जाते हैं उनको 30 डेज़ अपॉइंट करने के लिए ऑडिटर को। लेकिन अगर सपोज़ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो जाए तो फिर कौन करेगा, तो फिर मेंबर्स करते हैं। The company shall inform the members if the board of director fails to appoint the auditor, who shall appoint the auditor within the 60 days at an extraordinary general meeting, who shall fill the office till the conclusion of first AGM, okay। तो कंपनी की मतलब कि एक पब्लिक कंपनी के केस में क्या है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में पहले कौन करता है, किसके पास पहले राइट है, कंट्रोलर के पास। कितने दिनों में करता है, 60 डेज़ में फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। फिर अगर वो नहीं कर पाता तो कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। कितने दिनों में करता है, नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर अंदर। फिर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं कर पाता तो कौन करता है, मेंबर्स करते हैं। मेंबर्स कितने दिनों में करते हैं, नेक्स्ट 30 डेज़ में, और थ्रू दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करते हैं, ओके। और कब तक रहता है उसका टाइम पीरियड, AGM तक रहता है, सेम जैसे कि आपका प्राइवेट में रहता है। और प्राइवेट में फर्स्ट कौन करता है अपॉइंटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं विद इन 30 डेज़, और अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर कौन करता है आपका मेंबर्स करते हैं विद इन दी 90 डेज़, फाइन। देन है कैजुअल वैकेंसी ऑफ एन ऑडिटर के से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं गिवन है आपके सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 में। कैजुअल वैकेंसी मतलब कैजुअल एज द नेम से जो नॉर्मल वैकेंसी अराइज होती है, ओके। नॉर्मल वैकेंसी जो होती है ना, तो उसको कैसे फिलअप करना है उसके रिगार्डिंग जो रूल्स है गिवन है आपके इस सेक्शन और सब सेक्शन 8 में।
फर्स्ट है the casual vacancy of an auditor except in case of government company shall be filled by the board of director within the 30 days, but if it is arises as a result of resignation of the auditor it shall be approved by the company at general meeting convened within a 3 months of recommendation of the board. ओके तो क्या है, ऑडिटर के अगर जो भी नॉर्मल वैकेंसी अराइज है इन प्राइवेट कंपनी में तो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो फिलअप करेंगे उसको विद इन द 30 डेज़ जब से अराइज हुई है। लेकिन अगर ऑडिटर ने खुद ने रिज़ाइन किया है तो फिर उसको अप्रूव करवाना होगा, उसके लिए एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवानी होगी विद इन द 3 मंथ्स। तो फिर उसके थ्रू उसको अप्रूव करने के बाद ही फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिलअप कर सकता है वैकेंसी को। सच ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। ठीक है, नेक्स्ट है कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ओके, गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन फिलअप करेगा, कंट्रोलर करता है। कितने दिनों में करेगा, विद इन दी 30 डेज़। इफ़ ही फेल्स तो कौन करेगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा नेक्स्ट 30 डेज़ में। देन है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। सपोज कि इससे रिलेटेड जो रूल्स है गिवन है आपके सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 में। तो एक ऑडिटर जो है अगर रिटायर हो रहा है, रिटायर किस वजह से हो रहा है, उसका टाइम पीरियड जो है 5 ईयर वो पूरा हो गया है या फिर उसकी उतनी एज हो गई है 65 ईयर्स। ओके, तो फिर अगर उसको रिपॉइंट करना चाहती है ना कंपनी कर सकती है, लेकिन कंडीशन कि अगर ये जो कंडीशन है वो ना फुलफिल हुई हो तो। सो सी सच एन ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड एट AGM इफ़ ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर रिअपॉइंटमेंट। अगर उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, मतलब उसने कुछ भी चीट किया था जिस वजह से उसको मतलब रिज़ाइन करवाया है, तो दोबारा फिर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर ब्लेम लगाता कि उसने चीट करा है कंपनी के साथ में, फ्रॉड किया है कुछ भी तो। देन सेकेंड है ही हैज़ नॉट गिवन नोटिस टू कंपनी फॉर हिज अनविलिंगनेस। अगर उसने नोटिस ना दिया हो कंपनी को कि मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता हूँ ऐसा कुछ, तो भी हो सकता है। अगर दिया है तो फिर नहीं हो सकता है रीअपॉइंट। A special resolution has not been passed at the annual general meeting appointing some other person or providing expressly that he shall not be reappointed। या फिर कंपनी ने ही कोई स्पेशल रेजोल्यूशन ना पास किया हो इसके रिगार्डिंग कि इस पर्सन को दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, ऐसा अगर कुछ कर रखा है तो भी नहीं अपॉइंट हो सकता है। ओके, सो इन 3 सिचुएशंस में वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता ऑडिटर, अदरवाइज कर सकते हैं। ठीक है, देन है क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक ऑडिटर का, हमने डिस्कस किया क्या होना चाहिए, CA होना चाहिए। ओके, तो अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी ओनली इफ इज अ CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। Where a firm including a limited liability partnership is appointed as an auditor of a company, only a partner who are CA shall be authorized to act, sign on behalf of the firm। ओके, एक इंडिविजुअल अगर अपॉइंट करिए कंपनी ऑडिटर के लिए तो वो CA होना चाहिए। लेकिन कुछ CA फर्म्स भी होती है ना, तो वो CA फर्म्स अगर अपॉइंट करिए कंपनी ने ऑडिटिंग करने के लिए तो उसका जो पर्सन, ओके, CA फर्म में से जो भी पर्सन अगर इतना क्वालिफाइड होगा, मतलब CA होगा, वही साइन कर सकता है कंपनी के डॉक्यूमेंट को, और ऑडिट रिपोर्ट वही बना सकता है, और ऑडिट रिपोर्ट को भी वही साइन करेगा जो CA क्वालिफाइड होगा। ठीक है, देन है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। कौन जो है एक ऑडिटर नहीं बन सकता है, कौन एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। सो कौन नहीं हो सकता है, कंपनी का कोई भी पर्सन ना, अगर मतलब सपोज की कंपनी में आपने किसी भी तरीके से इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट का मतलब है कि आपको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट है कंपनी में। ओके, मतलब अगर आपको किसी भी तरीके का बेनिफिट हो रहा है ना कंपनी से, तो आप नहीं बन सकते ऑडिटर उस कंपनी के। ऑल्दो कि आप क्वालिफाइड हैं, आप CA हैं, फिर भी नहीं बन सकते। या फिर आप रिलेटिव हैं कंपनी के किसी भी पर्सन के, किसी पर्सन मतलब कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, मैनेजर के, किसी के भी अगर रिलेटिव है ना, तो भी नहीं आप अपॉइंट हो सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉई है कंपनी के तो भी नहीं आप अपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि जो ऑडिटर होता है वो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, और एम्प्लॉय तो डिपेंडेंट हो गया ना, इसलिए वो नहीं हो सकता है। सो लेट्स सी क्या क्या सिचुएशन है कब एक पर्सन जो है क्वालिफाई नहीं है टू अपॉइंट एज एन ऑडिटर। सो फर्स्ट है एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ओके, कंपनी का कोई भी ऑफिसर अगर एम्प्लॉय है वो क्वालिफाइड है, CA क्वालिफाइड, लेकिन वो ऑडिटर की जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। सेकेंड, अ पर्सन हु इज़ ए पार्टनर और हु इज़ ए एम्प्लॉयमेंट और ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कोई भी पार्टनर है कंपनी का, बिजनेस का, मेंबर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कुछ भी है, तो भी नहीं हो सकता है। Thirdly, a person of the firm who whether directly or indirectly has business relationship with the company or subsidiary or such holding company or the associate company for of such nature as may be prescribed। ओके, अगर उसका किसी भी तरीके से बिजनेस रिलेशन है कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के साथ, उसकी होल्डिंग कंपनी के साथ, उसकी एसोसिएशन कंपनी के साथ, किसी भी तरीके का डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो भी वो अपॉइंट नहीं हो सकता एज एन ऑडिटर। फाइन। देन है आपका फोर्थ, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज डायरेक्टर और इज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर की मैनेजर पर्सन।
अगर उसका कोई रिलेटिव है जो कि कंपनी में डायरेक्टर है या कोई भी मैनेजर है, मतलब हाई पोस्ट पर है, तो भी नहीं वो अपॉइंट हो सकता है। Then next, a person who is in full-time employment elsewhere, or a person or a partner of the firm holding appointment as its auditor, if such a person or a partner is at date of such appointment or appointment holding appointment an auditor of more than 20 company, मतलब क्या है सीधा कि कोई भी पार्टनर जो है more than 20 कंपनीज़ का ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकता है। मीन्स एक ऑडिटर ने ऑलरेडी 20 कंपनीज़ में अपना चल रहा है उसको ऑडिटिंग वर्क, अब वो 21st जो है ना उसको नहीं, उसका ऑडिटर नहीं बन सकता है। ठीक है, ये शॉर्ट है। तो ये जो लोग हैं वो डिस्क्वालीफाई हैं फॉर बीइंग एन ऑडिटर। एक और है आपका पॉइंट, कौन है? कन्विक्शन से रिलेटेड। कन्विक्शन मतलब कि अगर उसको पनिश किया हो कोर्ट ने किसी भी तरीके से, सपोज अगर उसको इम्प्रिजमेंट हुआ था या उसके आगे कोई भी केस चल रहा था, स्यूट चल रहा था, तो वो ओवर हो गया, लेकिन अभी उस टाइम को पूरा हुए 10 ईयर्स नहीं हुए हैं, तो फिर ऑडिटर नहीं बन सकता है। अगर 10 ईयर्स हो गए हैं तो कर सकता है। सो 6 है, अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस involving fraud and period of 10 years not be elapsed from the date of conviction, तो वो नहीं बन सकता अगर 10 ईयर्स जो है उसके कंप्लीट नहीं हुए हैं, पनिशमेंट को फुलफिल किए या केस जो है उसके अगेंस्ट था उसको ओवर हुए। सो नेक्स्ट हेडिंग इज रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर की जो रेम्यूनरेशन है, फ़ी, वो कितना होगा, कौन देगा, क्या है, उससे रिलेटेड जो रूल्स है गिवन है आपके सेक्शन 142 में। सो क्या रूल्स हैं आपके? फर्स्ट है, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी फिक्स इन AGM और इन सच अ मैनर एज मे बी डिटरमाइन देयरिन। या तो AGM के थ्रू, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग जो है उसमें डिसाइड की जाएगी, या फिर जो भी बेटर लगे एग्रीमेंट कर सकते हैं कंपनी मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो भी कर सकते हैं। सेकेंड है आपका रेम्यूनरेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल इन एडिशन टू fee payable or in auditor including expenses if any incurred by auditor in connection with the audit of the facility extended to him but does not include any remuneration paid to him any other सर्विस रेंडर बाय हिम एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। मीन्स क्या है कि कंपनी की रिक्वेस्ट पर अगर ऑडिटर ने अपने ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के अलावा भी कोई सर्विसेज दी हैं, सपोज कि कंपनी के अकाउंट्स जो है प्रिपेयर नहीं थे तो उसने बना दिए, कंपनी को कोई भी कंसल्टेंसी, कोई भी एडवाइस चाहिए थी किसी भी पॉइंट के ऊपर, ओके, तो वो भी उसने दे दिए, लेकिन कंडीशन ये कि रिक्वेस्ट पर दे कंपनी खुद से रिक्वेस्ट करे उसको, प्लीज़ हमें ये सब गाइडेंस दें, इसके लिए हम आपको इतना फ़ी देंगे, इतना जो एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, तो फिर वो भी देना पड़ेगा एक ऑडिटर को। फ़ी मतलब उसका जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन, वो भी, प्लस जो एक्स्ट्रा उसने अगर एक्सपेंसेस किए हैं, एक्स्ट्रा कोई अपनी सर्विसेज दी है कंपनी को, तो उसके लिए भी ले सकता है, चार्ज कर सकता है। देन है नेक्स्ट, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर। रिमूवल तो क्या है, कंपनी करेगी, रेजिग्नेशन ऑडिटर खुद करता है, रिज़ाइन। तो फर्स्ट है आपका रिमूवल से रिलेटेड है रूल्स। The auditor appointed under section 139 may be removed from his office before expiry of term only by the special resolution of the company after obtaining the previous approval of the central government, okay। so एक पर्सन को आप उसके टाइम पीरियड पूरा होने से पहले, टर्म पे जो ड्यूरेशन है 5 ईयर वो पूरे होने से पहले रिज़ाइन कर सकते हैं, सॉरी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है, उसके लिए आपको एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना होगा। देन है, अगर डायरेक्टर ऑडिटर जो है रिज़ाइन करे खुद से, तो ऑडिटर हु रिज़ाइन फ्रॉम द कंपनी शैल फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन a statement in a prescribed form with the company or registrar. The auditor shall also file such a statement with the comptroller and auditor general indicating the reason and the other fact as may be relevant with regard to resignation। मतलब कि अगर ऑडिटर जो है कोई भी अपनी मर्जी से रिज़ाइन कर रहा है, तो अपना जो है रेजिग्नेशन लेटर उसको लिखना होगा और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जो है उसको देना होगा, ओके, बिफोर दी 30 days, ओके। रिज़ाइन करने से 30 दिन पहले उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अपने रिज़ाइन के लिए, या फिर अगर पब्लिक कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी है तो कंट्रोलर को भी देना होगा और उसमें अपना रीज़न एक्सप्लेन करना होगा, फैक्ट बताने होंगे कि क्यों रिज़ाइन कर रहा है, ठीक है। अगर वो अप्रूव कर देंगे दैन ही कैन रिज़ाइन, अदरवाइज नॉट। राइट्स ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं ऑडिट से रिलेटेड? सो फर्स्ट है राइट टू एसेस द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो जो भी जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है कंपनी के, वो सबको चेक कर सकता है। राइट्स टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, कि उसको किसी भी एंट्री या अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो किसी भी पर्सन से वो एक्सप्लेनेशन ले सकता है और उस पर्सन को देना ही होगा, ठीक है। राइट टू रिसीव नोटिस। राइट टू रिसीव नोटिस मीन्स कंपनी के साथ जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं आउटसाइडर, तो कंपनी के साथ या कंपनी विद आउटसाइडर, तो उसका नोटिस भी उसको सेंड करना, मतलब ऑडिटर ले सकता है वो नोटिस, और ऑडिटर जो है मीटिंग में भी अटेंड कर सकता है, मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है।
राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। ओके, एक ऑडिट रिपोर्ट जो है ऑडिटर ही बनाता है, तो उसमें साइन करने का राइट जो है वो भी ऑडिटर के पास ही होता है। ठीक है, ऑडिटर साइन कर सकता है। राइट टू सीक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस। ओके, तो अगर उसको किसी भी तरीके की लीगल या टेक्निकल एडवाइस की ज़रूरत है तो वो भी ले सकता है। राइट टू रेमुनरेशन, अपने वर्क के लिए रेमुनरेशन लेने का भी राइट है उसके पास, तो शायद अपना जो रेमुनरेशन है वो भी ले सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। देन राइट टू बी इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई मतलब अगर उसने कुछ भी एक्सपेंसेस किए हैं या कुछ भी अपनी एक्स्ट्रा सर्विस दी है कंपनी को, तो उनके लिए भी वो चार्जेस ले सकता है कंपनी को, अपार्ट फ्रॉम दी रेमुनरेशन। ओके, रेमुनरेशन के अलावा ये भी ले सकता है। देन है ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ये गिवन है आपके सेक्शन 143 में। सो 143 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, इन तीनों में गिवन है उसकी ड्यूटीज़। सो फर्स्ट है आपका सबसेक्शन 1 में क्या ड्यूटी है, Auditor has a duty to inquire whether the loan and advance made by the company have been properly secured, whether the term and condition thereof are prejudicial to the interest of the company or its member। ओके, कंपनी ने जो भी लोन दिया है किसी को या एडवांस दिया है किसी को या लिया है, तो वो प्रॉपरली सिक्योर है किसी सिक्योरिटी के अंडर या नहीं है, और इसके लिए जो भी इंटरेस्ट कंपनी ने रखा है चार्ज करने के लिए, तो वो भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, मेम्बर्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ये चेक करेगा। ठीक है, ये ऑडिट ड्यूटी है उसकी। Then second, duty to inquire whether the assets of the company being shared, venture, other security have been sold at a price less than at which these are purchased। ओके, ये भी चेक करेगा कंपनी ने जो भी सिक्योरिटीज़ अपनी सेल की हैं वो लेस देन परचेज प्राइस तो नहीं सेल की हैं, क्योंकि अगर लेस देन परचेज प्राइस सेल करेगा तो आपको जानबूझकर वो लॉस कर रहे हैं, तो इसके लिए भी वो चेक करेगा। Whether any share has been allotted for cash, whether cash actually received, and whether the position in accounts books balance sheet is correct, regular or not। ओके, और जो अगर सपोज़ कोई भी शेयर है कैश के अगेंस्ट सेल किए थे, ओके, इन कैश, तो कैश आया है क्या बिजनेस में और वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया गया है बैलेंस शीट में या नहीं, करेक्ट डेट को, ये भी चेक करेगा। तो ये ड्यूटीज़ है उसकी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 एंड सबसेक्शन 1। देन अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2 के अंदर क्या है उसकी ड्यूटी, Auditor has a duty to report the member of the company, the accounts examined by him, every financial statement to be laid before the company in general meeting। The auditor shall state in report to best his information all his said accounts and financial statement true and fair। मीन्स क्या है कि उसको कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि उसने जो ऑडिट किया उस टाइम क्या उसे मिला अकाउंट्स में, कि वेदर द स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग ट्रू गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ओके, कोई अगर मिस्टेक है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो वो कहाँ पर है, क्या है और क्या उसका इफेक्ट है, ये भी बताएगा। देन नेक्स्ट ड्यूटी अंडर द सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में क्या है ड्यूटी, ही हैज़ द ड्यूटी टू सॉर्ट एंड ऑब्टेन ऑल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन विच आर नेसेसरी फॉर हिज ऑडिट वर्क। ओके, जो भी उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए वो ले सकता है। He has a duty to ensure that the books of account are required by the law has been kept by the company। का मतलब कि अकॉर्डिंग टू लॉ जितने भी कंपनी को बनाने चाहिए अकाउंट्स वो सब बनाए हैं या नहीं, ट्रेडिंग P&L बनाए हैं, लेजर बनाया है, जर्नल बनाया है, बैलेंस शीट बनाया है, कैश फ्लो बनाया है या नहीं, ये सब अगर नहीं बनाया है तो वही उससे एक्सप्लेनेशन लेना कि क्यों नहीं बनाया। Then he has a duty to see whether the company has adequate internal financial control system in place and their operative effective। ओके, कंपनी का एक करेक्ट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम बनाया है उसने या नहीं, और वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है नहीं, ये भी देखना। ही हैज़ अ ड्यूटी टू इंश्योर वेदर द कंपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डील विद इन द रिपोर्ट एग्रीमेंट, अकाउंट्स रिटर्न। ओके, जो भी मतलब बैलेंस शीट है कंपनी का जो है प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें सही जो एंट्रीज़ हैं या नहीं वो भी चेक करना। देन लायबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर की जो लायबिलिटीज़ हैं उनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, सिविल लायबिलिटीज़ एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज़। सिविल लायबिलिटीज़ जो जनरल लायबिलिटीज़ होती हैं, क्रिमिनल लायबिलिटी मतलब जिसके लिए उसको पनिश किया जाएगा, मतलब जिसके लिए उसको इम्प्रिजमेंट भी होगा और प्लस फाइन भी देना होगा, वो होती है क्रिमिनल लायबिलिटीज़। और सिविल लायबिलिटी जो मतलब थोड़ा नॉर्मल हो जो होती हैं। सो फर्स्ट है आपका लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब कि उसने ऑडिट करते टाइम अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया है, किसी भी अकाउंट को अगर नेग्लेक्ट कर दिया है, उसकी वजह से अगर कंपनी को लॉस होता है या किसी भी पार्टी को लॉस होता है, तो उसके लिए फिर ऑडिटर ही पर्सनली लायबल होगा उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। ओके, कंपनी लायबल नहीं होगी। So the liability of an auditor arises where it is proved that his client has suffered a loss due to professional negligence। Auditor may be held personally liable if it is proved that he had exercised reasonable care and skill. He must have discovered the discrepancy
In case it was held that if an auditor failed to show as much skill diligence as expected, मतलब उसको चेक करते टाइम जितना स्किल और केयरफुल होकर चेक करना चाहिए था उसने उतना नहीं किया है, वो जिस वजह से क्लाइंट मतलब कंपनी को लॉस हो गया है अगर, तो कंपनी को ऑडिटर कॉम्पनसेट करेगा, मतलब ऑडिटर को देना होगा उसको उतना पैसा जितना भी उसको लॉस हुआ है, क्योंकि उसकी नेग्लिजेंस की वजह से ही हुआ है, इसलिए वो फुलफिल करेगा, वो इंडेमनीफाई, वो कॉम्पनसेट करेगा। सेकेंड है लायबिलिटी फॉर मिसफिजेंस। मिसफिजेंस मतलब कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट हो, जनरली ट्रस्ट ही होता है कि ऑडिटर जो भी काम करेगा, जो भी ऑडिटिंग वर्क करेगा वो ऑनेस्टली होकर करेगा, इंडिपेंडेंट होकर करेगा, ओके, बायसनेस नहीं करेगा। तो इनमें से कोई भी अगर रूल को वो ब्रीच करता है ऑडिटर और लॉस हो जाता है किसी भी पार्टी को, तो फिर ऑडिटर उसको कॉम्पनसेट करेगा। Okay, according to section 340, the court may assess damages against a delinquent director and other officer of the company, including an auditor of the misfeasance or breach of trust. Okay, कोई भी person अगर ट्रस्ट को ब्रीच करता है, इन केस ऑफ एन ऑडिटर हु ऑल्सो कम्स विद एन डेफिनेशन 25 फॉर द पर्पस सेक्शन, इफ ही इज़ गिल्टी ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी मिसफेजिएशन सो एज टू कॉज लॉस ऑफ द कंपनी इन वे, तो एंड सो क्या है उसको देना होगा फाइन। द टाइम लिमिट फॉर द ब्रिंगिंग एन एक्शन इज़ 5 ईयर, और ये जो टाइम पीरियड है उसके अगेंस्ट केस फाइल करने का ऑडिटर की वो 5 ईयर, विद इन द 5 ईयर करना होगा पार्टी को, ये कंडीशन है। देन है क्रिमिनल लायबिलिटीज़। ओके, क्रिमिनल लायबिलिटीज़ में फर्स्ट है आपका मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस सेक्शन 34। मतलब क्या है, कंपनी का जो कोई भी प्रोस्पेक्टस था उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन था, ऑडिटर को पता चल गया ये बात, लेकिन फिर भी उसने उसको नहीं हाईलाइट किया, ओके, उसको कुछ नहीं बोला उसके बारे में। और फिर इन्वेस्टर तो कैसे इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, आपका जो प्रोस्पेक्टस होता है उसके बेसिस पर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इन्वेस्टर को कोई लॉस होता है इस वजह से, मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस की वजह से, तो फिर ऑडिटर को इसके लिए पनिश किया जाएगा। ठीक है, क्रिमिनल में क्या होता है, पनिश करते हैं, और सिविल में क्या होता है, ऑडिटर उसको कॉम्पनसेट कर देता है। So first, where an auditor false statement with the material particulars in return reports, prospectus or other statement knowingly it to be false or omit any material fact knowing them to be false, he shall be punishable with imprisonment for the minimum term of 6 months extendable to 10 years. Okay, अगर ऑडिटर को पता था फिर भी उसने नहीं उसको हाईलाइट किया है, एक्सप्रेस किया है, तो उसको पनिशमेंट होगा, इम्प्रिजमेंट होगा, जो कि मिनिमम 6 मंथ से लेके मैक्सिमम 10 ईयर्स तक हो सकता है। देन ए नॉन कंप्लाइंस बाय ऑडिटर विद द सेक्शन 143 एंड 1, मतलब कोई भी रूल था, कोई भी उसको अपने मतलब जो है स्किल एंड केयरफुल होकर करना चाहिए, तो अगर वो नहीं फुलफिल करता है रूल एंड रेगुलेशन को वाइल डूइंग द ऑडिट, तो फिर क्या है, वो पनिशेबल होगा। If the auditor does not comply with the section 143 to 145 regarding making his report, signing authentication of any document, makes willful neglect or his part, he shall be punishable with an imprisonment up to 1 year and with the fine not less than 20,000 extendable to 5 lakh. ओके, जो ये है 143 145 ये क्या है, ये आपके ऑडिट रिपोर्ट बनाने से रिलेटेड इसमें रूल्स गिवन है। तो एक ऑडिटर को उसके अगर नहीं फॉलो किया है इन रूल्स को वाइल मेकिंग द रिपोर्ट और उसको साइन करते टाइम में कुछ भी, तो वो पनिशेबल होगा, उसके लिए इम्प्रिजमेंट हो सकता है उसको 1 ईयर का, और प्लस फाइन भी देना होगा 20,000 रुपीज़ से लेके 5 लाख तक। In case the auditor knowingly or willfully with the intention to deceive the company, shareholder, creditor, tax authority, he shall be punished with imprisonment to 1 fine not less than 1 lakh extend to 25 lakh. अगर ये तो क्या था फर्स्ट जो 143 में है कि अनइंटेंशनली अगर उससे हो गया है तो उसके लिए, लेकिन अगर इंटेंशनली करता है निगलेक्ट तो फिर क्या है, उसको इम्प्रिजमेंट होगा 1 ईयर का, और फाइन देना होगा उसको 1 लाख से लेके 25 लाख तक। देन है नेक्स्ट फेलियर टू असिस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन। ओके, इन्वेस्टिगेट करने में अगर फेल हो जाता है तो फिर कितना पनिशबल है। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट एन इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू प्रिजर्व एंड प्रोड्यूस टू द इंस्पेक्टर ऑल द बुक्स एंड पेपर रिलेटिंग टू द कंपनी। ओके, ऑडिटर की ड्यूटी है कि उसको सारे वो प्रेजेंट करे, बुक्स दे, उसको सारे डॉक्यूमेंट दे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। If an auditor fails to assist the inspector in investigation, he shall be punishable with the imprisonment up to 1 year and with the fine not less than 25,000 to 1 lakh. ओके, तो अगर वो नहीं करता है कॉपरेट विद द इन्वेस्टिगेटर, तो ऑफकोर्स क्या है, पनिशबल होगा, इम्प्रिजमेंट होगा 1 ईयर का, या फिर फाइन जो है 25,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, पेनल्टी फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स। ओके, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें कोई भी फॉल्स एंट्री कर दे, ओके, तो उसके लिए भी पनिशबल होगा, या फिर फॉल्स एंट्री है तो उसको कुछ ना बोले, मिसरिप्रेजेंट मतलब उसको हाईलाइट ना करे तो भी।
Any officer, including auditor of a company which is being bound with an intention to defraud or deceive any person, destroys, mutilates, alters, falsification any books, paper, security, he shall be punishable with an imprisonment for a term not less than 3 years, extendable to 5 years, and with fine not less than 1 lakh to 3 lakh. ओके तो अगर कोई भी एंट्री है और उसको जानबूझ या फिर उसको चेंज कर देता है उसकी फिगर को, वैल्यू को, ओके तो भी क्या है, पनिशेबल होगा. कितने के लिए पनिशेबल होगा, उसको इम्प्रिजमेंट होगा आपका, टाइम इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म नॉट लेस देन 3 years से 5 years तक के लिए, और पनिशमेंट फाइन देना पड़ेगा 1 लाख रुपीज़ से लेके 3 लाख रुपीज़ तक. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट लाइबिलिटी इज पेनल्टी फॉर डेलिब्रेट एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन. जानबूझकर कोई भी एंट्री जो है ओमिट करना, छोड़ देना, या फिर कमीशन उसको चेंज कर देना, उसकी वैल्यू को, फिगर को. कमीशन मीन्स क्या होता है, जिसमें वैल्यूज चेंज कर देते हैं. ओमिशन मतलब कोई एंट्री ही उसने छोड़ दी है अगर, तो अगर जानबूझकर करता है ना तब, अगर अनजाने में हो जाता है तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है. If any officer, including auditor of the company, deliberate makes a statement in any return report, a certificate, balance sheet, prospectus, etc., which falls or which contains omission fact, and shall be punishable imprisonment not less than 6 months, extendable 10 years. ओके तो पनिशमेंट होगी उसको मिनिमम 6 months से लेकर 10 years तक, और फाइन देना होगा जो कि कितना होगा, फ्रॉड की सिचुएशन में जितना भी केस होता है ना फाइन, उसका 3 times तक. ओके इतना उसको फाइन देना होगा एक ऑडिटर को. ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर.